प्रोग्राम मध्य मुकाबले में खुश आमदेद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद है रऊफ क्लास्टा। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स पे हम बात करेंगे उसमें सबसे पहले पंजाब में नया सियासी तनाजा खड़ा हो गया। इमरान खान और परवेज इलाही आमने सामने। इमरान खान 20 दिसंबर को असम्बलियां तहलील करने पर बजिद, जबकि परवेज इलाही मार्च में असम्बलियां तहलील करने पर बजिद। पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा एक और बहरान के दहाने पर। सलमान शहबाज पाकिस्तान उड़ान भरने के लिए तैयार, अदालत ने एयरपोर्ट पर गिरफ्तारी से रोक दिया। इसके अलावा बात करेंगे अरशद शरीफ कत्ल केस में फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट के इंकशाफात के बाद वफाकी हुकूमत ने खुसूसी JIT तश्कील दे दी। हसास इदारों के नुमाइंदे शामिल। वजारत खारजा ने नामजद मुल्जिमान को पाकिस्तान लाने का इंदिया दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने समाअत जनवरी के पहले हफ्ते तक मुलतवी कर दी। आज हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में क्या जवाब जमा कराए, एक्सक्लूसिव तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे ज़रई जमीनों पर ताकतवर माफिया ने सोसाइटीज खड़ी कर ली। लाहौर शहर बदतरीन आलूदगी का शिकार। स्मॉग ने शहरियों को सांस लेने से रोक दिया। लाहौर की तबाही का असल जिम्मेदार कौन? सीनियर सहाफी ताहिर मलिक हमारे साथ आज के प्रोग्राम में मौजूद होंगे, उनसे इस पर खुसूसी गुफ्तगू करेंगे। और हमारे साथ अभी मौजूद होंगे एक्स फेडरल मिनिस्टर फवाद चौधरी साहब, उनको वेलकम करेंगे। क्लास साहब उनको लाइन पे ले रहे हैं। जाहिर है आज की जो सबसे इंपॉर्टेंट खबर है वो यही है कि एक डेडलाइन आ गई है आखिरकार सामने, और इसके बारे में फवाद चौधरी ने पहले भी कहा था। मेरे ख्याल से उन्होंने किसी प्रोग्राम में ये बात कही थी कि 20th की, आई थिंक काशिफ के प्रोग्राम में, क्या उन्होंने पूछा भी था कि 21st को हम क्या एक्सपेक्ट करें कि नहीं होंगी, तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल। सो फार तो ये लग रहा है कि जो उनका प्लान था वो उस पर चल रहे हैं। बट अभी इसमें अहम सवाल ये कि परवेज इलाही जो कि पंजाब के वजीर आला हैं वो उनके साथ मौजूद हैं, क्योंकि हालिया इंटरव्यूज में वो तो ये कहते नजर आए हैं कि मैं मार्च तक जाना चाहूँगा, और फिर कुछ चीज़ें भी ऐसी चल रही हैं बड़ी। अब ये वैसे देखा जाए तो इमरान खान साहब जो हैं उनकी पिछले मेरा ख्याल है इस अप्रैल से वो मुसलसल एक बैटल में है, मुसलसल एक जंग लड़े, सियासी जंग लड़ रहे हैं और बहुत सारे महाजों पर लड़ रहे हैं। और आई मस्ट से स्ट्रांग नर्व्स के बंदे हैं, मतलब असाब उनके बड़े स्ट्रांग हैं। और उनके अगर आप इस वक्त देखें कितने फ्रंट्स उन्होंने खोले हुए हैं और सबको एक एक करके मैनेज कर रहे हैं। अगरचे वो ठीक है, बहुत सारे लोग मेरे जैसे आप जैसे दीगर लोग कहेंगे कि जो टारगेट्स उन्होंने सेट किए थे कि मैं 5-6 चीज़ें थी नवंबर से पहले वो नहीं हो सकी, लेकिन अब उन्होंने एक नया टारगेट उन्होंने सेट कर लिया। मैं ये भी थोड़ा सा बताता हूँ नया टारगेट क्या है। पहले उनका टारगेट ये था कि नवंबर से पहले इलेक्शन करवाने हैं, नंबर 1। दूसरा ये था कि जनाब के चीफ इलेक्शन कमीशनर चेंज करवाना है। अच्छा, फिर उनका ये था कि जनाब के आप उस पर नया जो आएगा उसमें इलेक्शन के बाद एक उसमें वजीर आजम आएगा, उसके जरिए आप आर्मी चीफ लगवाएंगे, ये भी उनके जहन में था। फिर जनरल बाजवा साहब को एक्सटेंशन दिलवाना चाहते थे ताकि इलेक्शन को ओवरसी करें, वो भी उनके टारगेट पे था। अब वो अच्छा, फिर उनकी आपको याद होगा उन्होंने कहा ना 3 नाम मैं दे देता हूँ, 3 हुकूमत दे दे, आर्मी चीफ के लिए बैठ के कमेटी बना लेते हैं, वो भी उनके उस मिशन में शामिल था। अब वो सारी चीज़ें नवंबर के साथ वो सारे वो प्लान से वो फारिग हो गए। वो ठीक है, उस सियासी जमातों को राइट होता है, उनके लीडर्स को, कि मुसलसल स्ट्रगल करते रहें, जदोजहद करते रहें, और बाज़ बार रिजल्ट लेने में टाइम लगता है। ज़रूरी भी नहीं होता कि आप हर मूव जो है वो कामयाब भी हो। सो वो चीज़ें उनकी कामयाब नहीं हो सकी। अब उन्होंने एक नया ट्विस्ट दिया, विच आई थिंक मेरा ख्याल है मास्टर स्ट्रोक है। मैंने पहले दिन भी कहा था कि उन्होंने जो ये कहा है कि पंजाब असेंबली को तोड़ना चाहता हूं मैं, दैट्स ए वेरी मास्टर स्ट्रोक। इसको पोलिटिकली देखें, उसके तौर पर देखें, पोलिटिकल इसको वेपन के तौर पर देखें, ये ना देखें मुल्क की स्टेबिलिटी क्या है, इलेक्शन हो सकते हैं नहीं हो सकते। आइडिया उनका अच्छा था, जिसने भी खान साहब को दिया और खान साहब डट गए। वो क्या था कि पंजाब असेंबली जो है जहाँ पे उनकी अक्सरियत है और चौधरी परवेज अली साहब उनकी मदद से बने हुए हैं वहाँ पे वजीर आला, हम असेंबली को तोड़ते हैं और तोड़ने के बाद वहाँ पे आके इलेक्शन करवाते हैं और उसमें मार्च अप्रैल में इलेक्शन होते हैं। तो उसके ज़्यादा चांसेस हैं PTI के, इस पर कोई शक मुझे कम अज़ कम नहीं है कि PTI जो है, जैसे उन्होंने वहाँ पे उनके वोट थे उसमें आपको याद होगा जब 17 जुलाई को हुआ था ज़िमनी, तो बड़ी तादाद में जीते, जिससे खान साहब को हौसला हुआ इलेक्शन हम जीत सकते हैं। अब वो ये गैम्बल है एक तरह का, और इस गैम्बल में 70-30 का मेरा ख्याल है उसके ऑड्स हैं कि उस 70-80% इन फेवर ऑफ ये इमरान खान साहब और 20-30 इनके खिलाफ हैं। इलेक्शन की बात करूँ अगर पंजाब में होते हैं, उनका प्लान ये था, जो कि समझ में भी आता है, पॉलिटिकली तौर पर बात कर रहा हूँ, कि अगर हम ये इलेक्शन जीत जाते हैं, पंजाब में हमारी आके हुकूमत बन जाती, अगले 5 साल के लिए तो हम बैठे हुए हैं। हुकूमत जनरल इलेक्शन नहीं भी करवाती यहाँ पे, उसमें जो नेशनल असम्बली कौमी असम्बली के, फेयर इनफ 3-4 महीने के बाद इलेक्शन करवाएंगे। सूबे में तो हम बैठे हैं और सूबे में कोई निगरान हुकूमत भी नहीं होगी, क्योंकि अपना वजीर आला बैठा होगा, अपने वजीर होंगे, अपने सेक्रेटरीज होंगे, अपने MPs होंगे, हमारे अपना IG होगा, अपने DPO DC वगैरह। पाकिस्तान में तो ये थाना कचहरी के जरिए काम चलता है, और लोगों को भी ये उस मैसेज चला जाएगा कि जनाब कि यहाँ पे इन्हीं की हुकूमत है, पंजाब के लोगों ने जो रहना है या KP वालों ने, उन्हें तो पंजाब हुकूमत को डील करना है, उन्हें क्या पड़े सेंटर में कौन है या नहीं है। सो उनको प्रेफर होगा उसी को हम वोट दें जो पंजाब में है। ये उनका ये कैलकुलेटेड तौर पर सही डील है। अब इसमें प्रॉब्लम कहाँ पे आया है, जो उस पर चौधरी परवेज अली साहब जो हैं,
परवेज इलाही साहब को ये शक है, बल्कि यकीन की हद तक शक है, मतलब है यकीन भी है, शक भी है कि अगर इमरान खान साहब इलेक्शन जीत जाते हैं, ये मैरिज ऑफ कन्वीनियंस है, ये कोई खुशी की शादी नहीं है, ये लव मैरिज नहीं है, ये अरेंज्ड है, वो अरेंज्ड है जो दोनों साइड से माँ बाप ने मफादात ने डंडे उठा के उन्होंने दुल्हन को भी राजी किया, दूल्हे को भी राजी किया, करना नहीं चाह रहे थे लेकिन करनी पड़ गई क्योंकि बड़े पड़ गए थे दरमियान में। जबरदस्ती की शादी है दोनों की। अगेन जैसे इसमें कहते हैं ना, उसमें उस मफादात हैं दोनों के। फवाद साहब साथ हैं। चले फवाद साहब से अब शुरू करें। बड़ी वैसे इंटरेस्टिंग बात कर रहे थे, बाद में कर लेंगे, फवाद साहब से पूछें। फवाद चौधरी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम फवाद साहब। फवाद साहब, डेडलाइन आ गई है बिलाखिर, और आप इसके बारे में पहले भी बात कर चुके थे। 20 दिसंबर को असम्बलियां तहलील होने जा रही है पंजाब की और केपी की। परवेज इलाही मार्च की बात कर रहे हैं, सो क्या लग रहा है परवेज इलाही साथ है? देखिए, बात यह है, परवेज इलाही साहब पीएमएलक्यू के को हेड कर रहे हैं। पीएमएलक्यू एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल पार्टी है, उन्होंने अपना मुफाद देखना है, और मुफाद में दो ऑप्शंस हैं। एक मुफाद ये है कि वो पीटीआई के साथ रहें और अगला इलेक्शन हमारे साथ मिलकर लड़ें और एक इत्तेहाद में लड़ें। उनके जो प्रॉस्पेक्ट्स हैं वो उससे ज़्यादा बेहतर होते हैं, और हमने उनको बता दिया है, और उनका मशवरा ये था कि आप 2-3 महीने आगे कर लें। वो हमने कंसिडर किया है। इमरान खान साहब का ख्याल है कि अगर हम आगे करेंगे तो मुल्क बैठ जाएगा इकनॉमिकली। वो हमने उनको बता दिया है कि जी दिसंबर में हम असेंबलियां डिसॉल्व करेंगे, और बार वो तैयार है इस पर। वो कहते हैं जो इमरान खान फैसला करेंगे वो उसके साथ। अच्छा फवाद साहब, ये भी बताइएगा कि जरदारी साहब इस वक्त मौजूद हैं लाहौर में, और अब पिछली दफ़ा हमने देखा जब उन्होंने हमजा शहबाज की गवर्नमेंट बनाई, वो तो अदालत ने इंटरवीन किया और फिर उनकी हुकूमत नहीं बन सकी, बट जरदारी साहब प्लेड एन इफेक्टिव रोल। तो अभी के तनाजुर में आपको लग रहा है कि कोई इस किस्म का अपसेट हो सकता है? पीटीआई इज प्रिपेयर्ड फॉर दैट? जरदारी साहब का क्या रोल था इफेक्टिव पंजाब में? उनका कोई रोल नहीं है। जरदारी साहब का सिर्फ इतना रोल है कि वो सिंध के लोगों के पैसे ढोते रहे पंजाब में, और पंजाब में लोगों पे लगाते रहे। और हालत यह है कि जो सिंध हाउस में जरदारी साहब ने तमाशा खड़ा किया, वो लोग भी तैयार नहीं हैं जरदारी साहब का टिकट लेने को। तो पीपल्स पार्टी तो वाइप आउट हो चुकी है। पीपल्स पार्टी के पास तो कैंडिडेट नहीं है, तो कौन इनके साथ जो है वो यहाँ पे जाएगा? अच्छा फवाद, आपने बड़ी अच्छी बात की। पहले तो शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया अपने उस बिजी शेड्यूल में से, आपकी मेहरबानी सर। आपने कहा जरदारी साहब जो है वो सिंध का पैसा जो है वो पंजाब के एमपीज पे लगाते हैं। बिल्कुल आई एग्री विद यू। सिंध में हाउस में भी हमने देखा तमाशे वगैरह। ये पंजाब के एमपीज जो हैं ये इतने भूखे क्यों हैं, क्यों इतने नदीदे हैं, शोधे हैं कि वो सिंध बेचारे सिंधी गरीबों का पैसा ये लेके ये अपनी आके उस लॉयल्टीज चेंज कर लेते? व्हाट्स द प्रॉब्लम विद द पंजाब एमपी सर? बस वो और पहले 20 जो थे उन्होंने तो आपको पता ही है लील करा दिया था। उसके बाद जो हुआ है वो इलेक्शन में वो आपने दे ही दी। अल्टीमेटली तो लोगों ने फैसला करना होता है, लोगों ने बदला लिया है। इसीलिए अभी तक जरदारी साहब कामयाब नहीं हो पा रहे ये सेकंड सीजन में। तो जो सेकंड सीजन उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग और ये चलाया हुआ है खरीदारी का, वो इतना कामयाब नहीं है। अच्छा, दूसरा भी आपने कहा कि उस परवेज इलाही साहब की बात हो रही थी, आप लोगों ने बता दिया है, मुझे आपकी बात से लगा है कि शायद आप लोगों ने इन्फॉर्म कर दिया परवेज इलाही साहब को कि 20 दिसंबर तक आपने असम्बलियाँ जो है ना आपने डिसॉल्व करनी, आपने बता दिया उनको, और उनका क्या रिएक्शन है सर इस पर, अभी बताना बाकी है? नहीं, उनका रिएक्शन है जी कि आप फैसला जो इमरान खान ने करना है वो हम उस पर इम्प्लीमेंट कर देंगे। उनके 12 जो है कुछ वजनदार पॉइंट्स थे, लेकिन वो इमरान खान साहब ने कंसिडर किए, लेकिन वो समझते हैं कि हमें असम्बलियाँ तोड़े बगैर मुल्क में इंतखाबात नहीं हो सकते, और इंतखाबात के अलावा मुल्क का कोई और चांस नहीं स्टेबिलिटी का। अच्छा, दूसरा उन परवेज इलाही साहब का ये लास्ट वीक, बल्कि इसी वीक शायद मेरा कल स्टार्ट में इंटरव्यू आया था डॉक्टर मारिया जुल्फकार साहबा के साथ, हम टीवी पे, आपने भी यकीनन देखा होगा सर। उसमें चौधरी परवेज इलाही साहब ने कहा था कि मार्च तक तो बिल्कुल खान साहब से मेरी बात हो कि कोई असम्बलियाँ नहीं टूटेंगी, कुछ नहीं होगा, तो मैं नहीं तोड़ूंगा और वो भी नहीं तोड़वाएंगे मुझसे। तो यकदम कोई चेंज आई है, या आप समझते हैं कि उनकी DGIA से भी मुलाकात हुई थी परवेज इलाही साहब की, जो उन्होंने उसमें उस इंटरव्यू से पता चला था? तो आपको लगता है कि वो तो मार्च तक बैठे हुए हैं कि जनाब खान साहब से मेरी बात हुई है कि कुछ नहीं होगा? लेकिन ये बात यह है कि परवेज इलाही साहब का आइडिया जरूर था कि मार्च तक जाए। हमने अपनी पार्टी के अंदर पूरा कंसिडर किया है, और हमने देखे सीधी बात है, जो PMLN को भी हम यही कह रहे हैं कि भाई आप हमें ये बताएं कि आप अगस्त तक ले जाना चाह रहे हैं इलेक्शन, आप मुल्क चलाने का भी तो कोई फार्मूला बताएं ना। इस वक्त हमारा 176 अरब रुपया पंजाब गवर्नमेंट साहब फेडरल गवर्नमेंट नहीं दे पा रही, 120 बिलियन KP का नहीं दे पा रही, पैसा इन दोनों सूबों के पास है नहीं।
तनख्वाहें नहीं मिलना आगे तनख्वाहें बंद हो जाएंगी जो हिसाब किताब जा रहे हैं। अब आप मुझे बताएं, हम हुकूमत में हों, सारी इकोनॉमिक जो यहाँ का होगा वो भी हमारे पे आएगा। यहाँ पे ना पैसे हैं, ना स्टेबिलिटी है, ना इख्तियार है। आप ऐसी हुकूमत में रह के क्या करेंगे? और फिर जो फेडरल गवर्नमेंट है उसको भी हमने ये कहा कि देखें 6.56 बिलियन टोटल आपके पास पैसे रह गए हैं। अगर आप को मदद ना मिली तो आप तो अगले महीने में पाकिस्तान को डिफॉल्ट करवा देंगे, तो कोई आप चलाने का भी तो बंदोबस्त करें ना कि कैसे करेंगे। अच्छा फवाद, तो वो है नहीं। ये आपने ये जो बात की है सर कि चौधरी परवेज अली साहब के जो क्रेडेंशियल्स हैं, सियासी क्रेडेंशियल्स की बात करूं, ज़ाती तौर पर तो बड़े अच्छे ईमानदार आदमी हैं, जो सियासी क्रेडेंशियल्स हैं वो तो उन जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब के साथ दुआ खैर हो चुकी थी। वो दुआ खैर, वो कुरान हलफ उठा के वो फिर आपकी तरफ आ गए। तो कितने चांसेस हैं सर कि अगर उनको अपनी ये जाती हुई लगी कि नहीं जनाब कि मेरा फ़ायदा इधर नहीं है तो मेरी कश्ती डूब सकती है, और हो सकता है अगला इलेक्शन जो है जीत कर पीटीआई वो दोबारा उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला बना देगी, तो मेरे हाथ क्या आएगा? तो ये उनके अगर क्रेडेंशियल माजी के सामने रखते हुए तो ये कोई इसकी तवक्को है कि आप लोगों को डिच करेंगे और जाके फिर दोबारा जरदारी साहब और उसके शहबाज शरीफ के वज़ीर आला बन जाएंगे? जी, ये तो उन्होंने वे करना है अपना अगला इलेक्शन जो है। असल में तो देखें ना, अगला इलेक्शन अगर 4-5 महीने में होना है तो PMLQ ने भी तो सोचना है ना कि हमने अगला इलेक्शन कैसे लड़ना है। तो अगला इलेक्शन अगर उन्होंने हमारे साथ लड़ना है, यकीनन यही सबसे फिजिबल अलायंस बनता है PMLQ का और पीपल्स PTI का। अगर ये हमारे साथ मिलकर लड़ेंगे तो इनकी सीटें बढ़ भी सकती हैं, अरेंजमेंट भी बेहतर हो सकता है। तो वो उन्होंने अपना अरेंजमेंट देखना है और उस पर गौर करना है। उनको सीटों से ज्यादा जो दिलचस्पी होगी, सियासी बात कर रहा हूँ सर, आप भी सियासी आदमी, हम भी आपसे सियासत थोड़ी माड़ी सीखते रहते हैं, उनको तो ये होगी जी मेरी 4 सीटें हों, 3 हों, 2 हों, 1 ही हो। अगर आप उनको श्योर करते हैं जनाब कि अगला इलेक्शन जीत के हमने उस्मान बुज़दार को नहीं आपको वज़ीर आला 5 साल बनाना है, फिर तो मेरा ख्याल है शायद वो आपके साथ खड़े हो जाएंगे। तो आप ये अश्योरेंस उनको देने को तैयार हैं कि अगले वज़ीर आला आप होंगे, उस्मान बुज़दार नहीं होंगे? देखिए जी, ये तो फिर बैठ के बात होगी ना, जो सारा सेटलमेंट है, अरेंजमेंट है, वो बात हो रही है, वो इंशाल्लाह ताला वो भी देख लेंगे कैसे हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा फवाद साहब, आप ने बड़ी अच्छी बात की, विच इज़ आई थिंक इस वक्त जो सबसे ज़्यादा बात होनी चाहिए वो चीज़ की होनी चाहिए कि 6.9 बिलियन के रिजर्व्स रह गए पाकिस्तान के पास, और पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो एक एक्चुअल हॉरिबल पिक्चर जो है वो सब पेंट कर रहा है। आपके पास रोड मैप मौजूद है? आपको कितनी एक तवक्कुआत हैं कि अगर आपकी गवर्नमेंट आ जाती है, इलेक्शन हो जाते हैं, इतना मजीद इस टर्मोइल से गुजरता है मुल्क, तो उसके बाद आप इस माशी हालत को मुस्तहकम कर सकेंगे? हमने किया था 2018 में जब हम आए थे, एक्चुअली इकोनॉमी ऐसी ही छोड़ के ये भागे थे, और हमने आके उसको जब हमने ये हुकूमत संभाली थी तो मेरे ख्याल 2% के ऊपर ग्रोथ थी, 2-2.5% के ऊपर जो सारा मामला चल रहा था, और फॉरेन रिजर्व जो थे वो उस वक्त भी $6-7 बिलियन के ऊपर ही थे, और वहां से हम देके इसको ऊपर गए थे। इंशाल्लाह अब भी हम, पहली बात तो देखें ना, ये है कि लोगों में कॉन्फिडेंस तो हो कि उन्होंने पैसे पाकिस्तान लगाने हैं। अब 1 करोड़ ओवरसीज पाकिस्तानी जो बाहर बैठा हुआ है उसने तो $600 मिलियन अपना निकाल लिया है यहाँ से। अगर कॉन्फिडेंस ही नहीं है लोगों को हुकूमत के ऊपर, लोगों के ऊपर जो चला रहे हैं, वो कैसे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें? अच्छा फवाद, आपने बड़ा बिल्कुल सही कहा कि जब आप लोग आए थे मुश्किल सिचुएशन थी, लेकिन उस वक्त हमें पता है, आपके भी नॉलेज में होगा कि उस वक्त के जो आर्मी चीफ थे जनरल बाजवा साहब, वो चाइना गए थे, वहाँ से कोई बिलियंस ऑफ डॉलर की बात की, सऊदी अरेबिया गए, UAE गए, वहाँ से वो अपना क्रेडिट लेते थे, वो सहाफ़ियों को बताते भी थे जब मुलाकातें होती थी कि वो जाके सारी फॉरेन पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी, तो दोस्त मुल्कों से डॉलर्स लेके आते थे, बिलियंस ऑफ डॉलर्स, तो जिस वजह से आपकी इकॉनमी वगैरह ठीक है। तो आपकी दफ़ा अगर आप आते हैं तो ये तवक्को आप इससे मौजूदा चीफ से भी रखेंगे, आर्मी चीफ से, कि वो दोबारा विजिट्स करें और जाके डॉलर्स जो हैं इसी तरीके से लेकर आए जैसे बाजवा साहब लेकर आए थे? वो देखें, जनाब बाजवा साहब की कोई जाती हैसियत में तो नहीं मिल रहे थे ना, वो तो जब भी आप जाते हैं, वज़ीर आज़म भी जाते हैं, वो पाकिस्तान के हैसियत में मिल रहे होते हैं। सो इट्स अ कंट्री दैट मैटर्स, और पता होता है कि मुल्क को कंट्रोल कौन कर रहा है, उसके साथ लोग अपने ताल्लुकात भी बनाते हैं। कुछ एहसान भी जताना है तो आप उसे भी जताएंगे ना, तो वो इसीलिए जो है वो हो जाता है। अदरवाइज तो ज़ाहिर पाकिस्तान की फौज की बड़ी अहमियत है, वो दुनिया में हम एटमी ताकत हैं, और उसकी जो भी एक आप समझे कि डायनामिक्स हैं वो तो है ही हैं, लेकिन असल तो पाकिस्तान में जो भी कंट्रोल में होगा ये मुल्क उसके साथ चलेंगे। अच्छा ये फवाद, आज फिर ऑडियो लीक आई हुई थी वो जुल्फी बुखारी साहब की घड़ी वगैरह भी, उस पर आपकी पार्टी का कोई क्या उस पर है कि वाकई वो इस तरह की चीज़ें हुई हैं लीक? आपने भी देखी होगी ऑडियो, देखो जुल्फी की और उनकी उन बेगम साहबा की। सर
हाँ, मेरा ख्याल है जुल्फी ने अपना उस पर रिएक्शन जो है वो दे दिया है और उन्होंने कहा है किस तरह जो है वो टिप में जोड़ जोड़ बना। ये वैसे बड़ा अनफॉर्चुनेट है। पाकिस्तान में आर्टिकल 14 जो है जो राइट ऑफ प्राइवेसी देता है वो तो मजाक ही बन गया। फिर दूसरा ये है कि अभी मेरी आपसे बात हो रही है, ये हमें टुकड़ा यहाँ से ले लूं, दूसरी मेरी आपसे परसों मुलाकात हो तो आप वहां से ले लूं, तीसरी जो है वो कहीं और हो। तो वो खैर मुझसे मुलाकात तो आप करते नहीं है भाईजान, ये तो बड़ी आपकी मेरी वादे होते रहते, मुलाकातें नहीं होती। अच्छा लास्टली सर, एतजाज अहसन साहब आज वो कुछ खुश नहीं लग रहे थे इमरान खान साहब से। वो कहते हैं इमरान खान साहब जो फैसले कर रहे हैं लेट कर रहे हैं, इनको पहले करने चाहिए थे और अपनी पॉपुलैरिटी को नुकसान दे रहे हैं, तो वो कोई ज्यादा हैप्पी नहीं थे। क्या हुआ है सर? नहीं, हम चौधरी साहब की जो एडवाइस है उसको बड़ा सीरियस लेते हैं और मेरा ख्याल है वो ठीक कह रहे हैं। कुछ चीजें डिले हुई हैं लेकिन इंशाल्लाह हम उसको पूरा ठीक कर लेंगे। बहुत शुक्रिया फवाद, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। फवाद चौधरी हमारे साथ मौजूद थे और अपना मौक़िफ़ दे रहे थे जो रीसेंट डेवलपमेंट है सियासी तौर पे। और इसके अलावा यहाँ पे ब्रेक का वक्त हो रहा है। ब्रेक के बाद हम आज की जो हियरिंग हुई है उस हवाले से सबीउल हसनैन हमारे रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे इंसाइट लेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और हमारे साथ मौजूद है हमारे रिपोर्टर सबीउल हसनैन। सभी आप डायरेक्टली आपसे स्टार्ट करेंगे। आज मुसलसल तीसरा दिन था अरशद शरीफ कत्ल केस के हवाले से जो सुओ मोटो लिया है सुप्रीम कोर्ट ने उसका, और आज की प्रोसीडिंग्स के बारे में डिटेल्स बताएगा। जेआईटी बना दी है, उसमें नाम भी शामिल हो चुके हैं, कौन कौन से अफसरान हैं, जरा डिटेल्स बताएगा। देखिए, अरशद शरीफ कत्ल केस में फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट के इंकशाफात के बाद वफाकी हुकूमत ने खसूसी जेआईटी तश्कील दे दिया और इसका नोटिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया है। तमाम अफसरान जो के मेंबर्स हैं जेआईटी के ग्रेड 20 के हैं। खसूसी जेआईटी की सरबराही डीआईजी हेडक्वार्टर्स अवैस अहमद करेंगे और इस आईएसआई और एमआई के नुमाइंदों समेत एफआईए के डायरेक्टर साइबर क्राइम वकारुद्दीन सैयद और आईबी के डिप्टी डायरेक्टर साजिद कयानी भी शामिल हैं। खसूसी जेआईटी को एसएसपी इन्वेस्टिगेशन को अपनी टीम के हमरा मावनत भी हासिल होगी। आज समाअत के दौरान वजारत खारजा की जानिब से भी एक रिपोर्ट जमा कराई गई। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि वजारत खारजा ने अपनी रिपोर्ट में अच्छी तजावीज़ दी हैं। अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान ने कहा कि जरूरत पड़ी तो मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल से भी वैसे क्या उन्होंने तजावीज़ दी है, ये सभी बताएंगे जरा जल्दी से कि उन्हें फॉरेन ऑफिस ने क्या तजावीज़ दी हैं? देखिए, फॉरेन ऑफिस ने अपने जवाब में 2 सफ़ात पर मुश्तमिल उनका जवाब था। उसमें सफारती और कानूनी सतह पे जो मुआवनत की जा सकती है उसकी तजावीज़ शामिल है। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि दफ्तर खारजा शवाहिद और तफ्तीश को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने के लिए दीगर कानूनी ऑप्शन पर गौर करिए। अरशद शरीफ कत्ल में मुलव्विस जो मुल्जिमान हैं उनकी कीनिया से पाकिस्तान मुंतकिली पर भी गौर किया जा रहा है। इसके साथ साथ मुलव्विस मुल्जिमान की मुंतकिली समेत जो वज़राए खारजा हैं दोनों ममालिक के उनके टेलीफोनिक राब्ते कराने पर भी गौर किया जा रहा है। अच्छा सभी जो इसमें मेन चीज़ थी वो ये थी, कल सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था, आपने भी हमें बीपर में बताया था, प्रोसीडिंग आप कवर कर रहे हैं इस पे, कि अरशद शरीफ की जो वालदा साहब हैं उनका स्टेटमेंट लेना था, जो उन्होंने ख़त भी वहाँ पे पेश किया था। तो क्या उनका स्टेटमेंट उनका लिया गया है? कोर्ट को क्या बताया गया आज कि क्या हुआ है? बिल्कुल, आज अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान ने, एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान ने अदालत को बताया कि गुज़श्ता रोज आईजी पुलिस वो गए थे अरशद शरीफ की वालदा के घर, लेकिन उनको बताया गया कि अरशद शरीफ की वालदा आराम कर रही हैं, लिहाजा मुलाकात नहीं हो सकी। उनसे दोबारा जो है तो उनसे राब्ता किया जाएगा और तहकीकात में इस हवाले से अरशद शरीफ की वालदा ने कल ही एग्री किया था कोर्ट में। ये जो तहकीकात में बयानात रिकॉर्ड होते हैं, सिर्फ बयान रिकॉर्ड नहीं होता, तहकीकाती टीम सवाल जवाब भी करती है और वो शवाहिद ही मांगती है। अगर अरशद शरीफ की वालदा जिनको नामजद किया गया है उनके बारे में अपना बयान रिकॉर्ड कराएंगी तो तफ्तीशी टीम की जानिब से उनसे सवाल जवाब किया जाएगा, उनसे एविडेंस मांगा जाएगा और अगर एविडेंस नहीं होगा तो उनको एग्जोनरेट करके, जो जिनको वो नामजद करना चाहती है उनको एग्जोनरेट करके फिर दूसरे पहलुओं को देखा जाएगा। और पाकिस्तान में तमाम जो अफराद हैं जिनके नाम जो पाकिस्तान में मौजूद है उनके बयान रिकॉर्ड करने के बाद जाहिर है फिर टीम कीनिया भी जाएगी और वहां पर तफ्तीश करेगी। अगर तो वहां पे उनको शक होता है जो मुल्जिमान जो नामजद हैं एफआईआर में, तो फिर इस पर कार्रवाई के लिए इंटरपोल से राब्ता किया जाएगा और उनको वापस बुलाया जाएगा। चलें, बहुत आपका शुक्रिया। और इसमें जो उसमें अच्छी चीज़ मुझे लगी है पूरी इसमें से
कि अरशद शरीफ साहब की ये वालदा जो है उन्होंने भी कमेटी पे या इंक्वायरी कमेटी एतमाद पर किया, दैट्स अ गुड थिंग कि चलें वो सेटिस्फाइड है, उनकी सेटिस्फेक्शन बहुत ज़रूरी है, बहुत बड़ा नुकसान उनका हुआ है जनवरी के पहले हफ्ते तक अब ये मुलतवी कर दी गई है। इससे बड़ी जो चीज़ अच्छी हुई है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट जो है इस पर अपनी मॉनिटरिंग रख रही है और वो इस पर उन्हें कहा गया कि 15 दिन बाद आप इनकी रिपोर्ट है जो भी आपकी प्रोग्रेस है हमें दें। सो मेरा ख्याल है कि उनको ये भी कहा गया कि अगर किसी किस्म का कोई उनसे कोऑपरेट नहीं करता तो डायरेक्टली चीफ जस्टिस को आकर कहा जा सकता है। मेरा ख्याल है इस पे है, बट वी विल कंटिन्यू टू फॉलो, इसको फॉलो करते रहेंगे। जी बिल्कुल। और ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक के बाद बात करेंगे, हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी ताहिर मलिक मौजूद होंगे, उनसे स्मॉग के हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और सीनियर सहाफ़ी ताहिर मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। लाहौर में जो इस वक्त स्मॉग की सिचुएशन है और जिस तरीके से आलूदगी बढ़ रही है, एनओसीज जारी हो रहे हैं, हुकूमत की तरजीहात में जो सूबाई हुकूमत है उसकी तरजीहात में भी कहीं नहीं नजर आ रहा, बच्चे घर बैठे हुए हैं, स्कूल नहीं जा सक रहे। ताहिर साहब बताइएगा जरा इस सिचुएशन के बारे में। हेलो जी ताहिर साहब। हाँ जी। अरे सर लाहौर की जी लाहौर की कहानी तो बड़ी दर्दनाक है जी। आपको पता है हाई कोर्ट ने बड़ा इस पे सख्त रद्द अमल किया और बड़ा इस पे रिएक्शन दिखाया, मगर हुकूमत ने अभी तक जो काम किया वो आपको, मैं तो एक कॉमेडी कहूंगा। उन्होंने कहा जी कि जुम्मा हफ्ता और इतवार जो है ना वो बच्चों को आप छुट्टी दे दें स्कूल से, प्राइवेट और जो सरकारी है। तो मुझे तो यही समझ आई है कि हमारी जो पंजाब हुकूमत है उसके लिए सोल्यूशन यही है कि अगर कोई मसला है तो आप उसका हल छुट्टियां है। तो बल्कि मैं तो एक दो दोस्तों से सुन रहा था, वो कह रहे थे यार महंगाई भी बहुत बढ़ गई है, फिर उसकी भी छुट्टियां बढ़ा दो, अगर बिजली का बिल बढ़ गया उसकी भी छुट्टियां बढ़ा दो। तो इस वक्त लाहौर जो है कंसिस्टेंटली फॉर द लास्ट 3 मंथ दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी है, 400 से ऊपर जा रहा है और कहीं दूर दूर तक कोई सिंसेरिटी, संजीदगी, हुक्मरानी, पंजाब हुकूमत नाम की कोई चीज नजर नहीं आ रही। मलिक साहब आपको याद होगा कुछ 1, 2, 3 साल पहले वहाँ दिल्ली जो है, दिल्ली जो है, न्यू दिल्ली जिसको कहते हैं, वहाँ पे भी वो दुनिया का सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड था। वहाँ पे पटाखे वो दिवाली पे फटते थे, वो भी मतलब हम ऑलमोस्ट एक जैसी आते हैं हमारी इसमें, हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी को ज़्यादा मुख्तलिफ तो नहीं है आदतों के हिसाब से। तो वहाँ पे भी बहुत पोल्यूशन थी, बड़ी वहाँ पे आलूदगी थी, स्मॉग थी, उन्होंने कंट्रोल कर लिया, वो नीचे चले गए और लाहौर ने उसको प्लेस कर लिया, हम आगे बढ़ गए हैं। इस पर खुश होना चाहिए कि लाहौर जो है दिल्ली पर नंबर ले गया, ये हमारे लिए इट्स अ मैटर ऑफ शेम। अच्छा, जो आपने दिल्ली की बात की है ना, पहले मतलब पाकिस्तानी को वैसे ही मसला रहा है नंबर 1 आने का ना, तो वो एक कामयाबी हमने ली, हम दिल्ली को बड़ा जलील किया, क्योंकि दिल्ली नंबर 2, 3 पोजीशन पे था, 1-2 दफा 1-2 नंबर पे आया। तो हमने पाकिस्तानी पंजाबियों ने फैसला किया कि नहीं यार हमने नंबर 1 होना है। अच्छा, अब आप थोड़ी सी, मैं व्यूअर के लिए एक चीज शेयर करना चाह रहा था, मुझे मौका मिला, मैं लास्ट मंथ ना नियाग्रा था कनाडा में, तो वहां पे ना वो एयर क्वालिटी वहां पे बताई उन्होंने 0। मैं जो थोड़ी सी चीज समझाना चाह रहा हूँ अपने दोस्तों को वो ये है कि 0 का मतलब है कि नियाग्रा की जो फॉल है जहाँ पे, वहां पे जो फिजा है वहां पे वो साफ है, 0 है। लाहौर का जो इंडेक्स है वो 400 प्लस है। अच्छा। और आपको दूसरा भी सुन के हैरान होंगे कि जो पिशावर है उसने पिछले वीक 500 प्लस पे गया है। मैंने नियाग्रा इसलिए आपको बताया कि दुनिया जो है, आप खुद माशाल्लाह जा चुके हैं। न्यूयॉर्क का जब मैं वहां था पिछले महीने तो 38 था एयर का जो उनकी क्वालिटी का इंडेक्स था। न्यू जर्सी का 27 था। अच्छा। और न्यूयॉर्क को वो एक पोल्यूटेड सिटी करा देते हैं अमेरिकन, दुनिया का वन ऑफ द टॉप सिटी है 38, और लाहौर जनाब 400 एवरेज हो गई है लाहौर की, ये मैं आपको जरा समझा रहा हूँ। और एक चीज मैं और आपसे शेयर करता चलूं कि मैं वहां पे थोड़ी सी स्टडी भी की जो एयर पोल्यूशन पे काम करते हैं, क्योंकि हमारा तो आपको पता है पाकिस्तानी, हमने तो कोई रिसर्च नहीं कर ली। उन्होंने कहा है कि कोई इन्वायरमेंट जो 300 से ऊपर जाती है, वहां पे रहने वाला जो इंसान है वो गैर इंसानी काम हो गया, यानी कि 6 से 10 साल, ये साइंटिफिक मैं आपसे बात कर रहा हूँ, वहां पे जिंदगी कम हो जाती है। कितनी? 6 से 10 साल। तो दुनिया आपके बारे में फिक्रमंद है। अगर किसी को फिक्र नहीं है तो वो पाकिस्तानी को फिक्र नहीं है, वो पंजाबियों को फिक्र नहीं है, वो लाहौरियों को फिक्र नहीं है, वो हमारे सीएम को फिक्र नहीं है। हाँ, सीएम को क्या फिक्र है, खबर और देता जाऊं, $500 मिलियन का जो सरप्लस बनी थी 500 बिलियन की पंजाब की, वो पता लगा कि पंजाब, मुझे नई नई डिस्कवरी हुई है कि गुजरात है और अपना उसके साथ जो नए जिले बनाया, सारा आपने पैसा वहां लगा दिया। आई एम नॉट अगेंस्ट एनीवन। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि इमरान खान साहब 1 मिनट में असेंबली तोड़े हैं, वो 1 मिनट हो गया 2 करोड़ मिनटों का। असेंबली वहीं की वहीं है, सारी प्रमोशंस हो रही हैं, पैसे लग रहे हैं, पूरी डेवलपमेंट हो रही है, पॉलिटिकल इस्तेमाल हो रहा है। और जो शहर दुनिया का एक बागों का शहर कहा जाता था, वो
खुदा की कसम एक अजाब इलाही बन गया। कोई बच्चा नहीं लाहौर का जो खांसी नहीं करता, गरीब बच्चे की मैं बात कर रहा हूँ, उसकी आंखों में नमी ना हो, खारिश ना हो, एलर्जी ना हो। दिस हैज बिकम फैक्ट ऑफ टुडेज लाहौर। अच्छा मलिक साहब, हमारा भी आपकी तरह, आप जैसे लाहौर की मोहब्बत में हमारे जैसे भी, हमारा भी लाहौर से बड़ा पुराना एक रोमांस रहा है। ये जो तरक्की की है वहाँ पे, वहाँ सड़कें खोदी गई हैं, वहाँ पे पुल बनाए गए हैं, वहाँ पे फ्लाई ओवर बनाए गए हैं, दरख्त काटे गए हैं शहर के अंदर। और अभी जहाँ पे भी जो खाली जगह नज़र आ रही है, हाउसिंग सोसाइटीज़ बन रही है। अभी रूडा देख लें, वहाँ पे हज़ारों एकड़ जो है उस पर कब्जे हो रहे हैं, जरी ज़मीनें ऑलरेडी स्मॉग है, पोल्यूशन है। वाल्टन एयरपोर्ट खाली करवा के वो सुने वहाँ प्लाजे बन रहे हैं, वहाँ पे सारे का सारा उन्होंने कोई बना दो, बिजनेस सेंटर बना दो। तो ये लोग जो है यहाँ पे, क्योंकि हर बंदा प्लाट लेना चाहता है। आपका तो लाहौर सेंट्रल पंजाब जो है सबसे बड़ा बिग थ्रेट है। मुझे तो अब लग रहा है कि हमारे साउथ में अगर वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हुई, ये तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज थी कि वहाँ पे स्मॉग, वहाँ पे पोल्यूशन इस तरह नहीं है कि हम तो रोते थे हमारी डेवलपमेंट नहीं हुई। आप लोगों ने अगर यहाँ डेवलपमेंट किया, वो तो दुश्मन बन गए सर आपकी हाउसिंग सोसाइटीज, रूडा, वाल्टन, कोई खाली जगह तो आप रहने नहीं देते सर। नहीं देखें, उसमें देखें, हमने वो इमाम अमीनी का एक लफ्ज है खयानत। हमारे हुक्मरानों ने खयानत किया। मैं बताऊं खयानत क्या किया। हमने जुल्म किया अपने दही इलाकों से, हमने जुल्म किया साउथ पंजाब से, हमने गरीब पंजाब से जुल्म किया। पूरा पाकिस्तान जो है, नॉर्थ से जो पंजाब तक जो मिडल है, वो सारा लाहौर आके जिंदा रहता है। यहाँ पे उसको जॉब मिलती है, यहाँ पे वो चौकीदारी करेगा। पूरी दुनिया का पठान यहाँ के बूट पॉलिश करेगा। यहाँ से दूसरा आपको शहर मिलेगा कराची। ये थोड़ा सा मसला समझने वाला है। लाहौर की अपनी जो ग्रोथ है, पॉपुलेशन ग्रोथ है, वो 3% है, 4% माइग्रेशन है। यानी कि मुझे आप बता दें, इस तरह का नकम्मी रियासत, करप्ट ब्यूरोक्रेसी, ना अहल सरकारी सिस्टम और प्लानिंग के बगैर मुल्क को 7% एनुअल ग्रोथ हो तो पानी का मसला, पोल्यूशन का मसला, हवा का मसला, गाड़ियां ज्यादा हो जाएंगी। और सोने पे सुहागा ये है कि आपने इंडस्ट्री भी आबादी के दरमियान लगानी है, आपने कोई प्लानिंग नहीं रखनी। मतलब आपने, अच्छा तहर, आपने बड़ा ये किया। मैं मतलब है क्योंकि अगेन कमिंग फ्रॉम साउथ, यहाँ पे हम और भी देखते हैं, मेरी भी यहाँ पे इस्लामाबाद की वही हालत हो। लेकिन क्या करें, हमारे पश्तून भाई क्या करें, हमारे साउथ के लोग हैं वो क्या करें कि जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, गरीब हैं। क्योंकि सारी तरक्की जो है वो 2-4 शहरों में लगा दी गई। फिर ये आपको याद हो, नवाज शरीफ साहब ने राजनपुर जाके कहा था तरक्की देखनी है तो लाहौर जाके देखें। तो मेरे गांव के लोगों ने बिस्तरा बोरा खोते रेडी पकड़े, लाहौर पहुंच गए। और भी बहुत सारे कि चलें जी तरक्की है, सब कुछ चीज़ें डाइवर्सिफाई नहीं की। और आपने, हमारे पख्तून भाई शायद इस बात पर नाराज ना हो जाए कि वो आपने वो बात की है। तो मैं समझता हूँ हमारे पख्तून सबसे ज्यादा मेहनत करने वाले और सबसे ज्यादा कोई काम भी करते हैं। ये मेहनती कौम है हमारे पख्तून भाई। मैं अपना फिक्रा मुकम्मल कर लूं, वो कर लें, ये ना हमारे पख्तून भाई नाराज हो जाए, बड़े सेंसिटिव होते हैं सर, बड़े फखर से काम करते हैं। नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे हुक्मरानों ने मेरे पख्तूनों पे, मेरे साउथ पंजाब पे, मेरे गरीब सिंधियों के हुकूक पे डाका डाला है। मैं ये बात जरा क्लियर कर दें ताकि ये आपने उनको गरीब रखा, फिर उनको मजबूर किया कि वो बड़े शहर में आके अपने बच्चों को छोड़े, अपनी बीवियों को छोड़े, यहाँ पे उदासी की जिंदगी गुजारे और घटिया जिंदगी गुजारे। मैं इस एंगल से बात कर रहा हूँ, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं आपके हुक्मरानों की बात कर रहा हूँ। अंडरस्टैंड सर। तो मलिक साहब, आपको इंदा लेते रहे, जो आपके दिल में दर्द है ना लाहौर के लिए, मुल्क के लिए, सेंटर के लिए, हर इंसान, मुझे पता है। आई नो हम आपसे आइंदा भी आपसे हम बात करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका मलिक, बहुत शुक्रिया। ताहिर मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे और प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। देखने के लिए शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।